हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कशन के लिए टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब कोई भी ऑपरेशन के बाद पहले 4-5 दिन जो पेशेंट का स्पेसिफिक केयर करना पड़ता है वो पीरियड को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहा जाता है, और उस दौरान हमें जो केयर उसकी लेनी होती है उसे कहा जाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स। अब ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली ध्यान रख के उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप ना हो जाए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ भी रहा है तो भी हमारे केयर के दौरान हम उसे अर्ली डिटेक्ट करें और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो कोई भी पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है, माइनर ऑपरेशंस को थोड़ा साइड में रखेंगे, बट जब मेजर ऑपरेशंस होते हैं तो सबसे पहली बात हमें नोट करनी होती है वो होता है उसके वाइटल्स। तो पहले 24 आवर्स के लिए पेशेंट के वाइटल्स एवरी 2 आवरली रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, मेडिकली भी और मेडिको लीगली भी। तो वाइटल्स में क्या आएगा? पल्स, बीपी, आरआर, टेम्परेचर एंड SpO2 मॉनिटरिंग। ये एवरी 2 आवरली एंड SOS मॉनिटर करना और उसे पेपर पे नोट करना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में इज ओजिंग और ब्लीडिंग फ्रॉम ऑपरेटेड साइट। सेकंड थिंग is oozing and bleedings from operated means essexed site। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है नोट करना, क्योंकि इस पर से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को देने हैं या आईवी फ्लूइड्स उसके कैसे मैनेज करने हैं, और उसका वुंड का केयर नेक्स्ट डे से कैसे रहेगा। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जिसको अहमियत देनी पड़ती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट मेजर सर्जरीज के बाद में पेशेंट कभी भी शॉक में जाके उसका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया चालू हो जाता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें ड्यू टू डिहाइड्रेशन और ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव शॉक ऑफ द पेशेंट बॉडी हमें दिखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड SpO2 ये तो हमें देखना ही है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में। उसके साथ में वुंड साइट से कोई ओजिंग या ब्लीडिंग हो रहा है उसे नोट करना है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूरिन आउटपुट। ये यूरिन आउटपुट अगर पेशेंट का अच्छे से मेंटेन है, इसका मतलब पेशेंट का सिस्टमिक ब्लड प्रेशर मेंटेन है एंड पेशेंट का सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रीनल सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है। द मोमेंट वी गेट टू सी कि यूरिन आउटपुट इज डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट का हाइड्रेशन रेट बढ़ाना है या पेशेंट को आइनोट्रोप सपोर्ट लगाना है या और कोई इंटेंसिव केयर के लिए उसको प्रिपेयर करना है। अभी यूरिन आउटपुट कम, ज़्यादा या नॉर्मल ये कैसे डिसाइड करते हैं? यूजुअली 30 ml पर केजी बॉडी वेट, इतना पेशेंट का आउटपुट 24 आवर्स में नॉर्मली आना चाहिए। तो अगर 50 kg का पेशेंट होगा तो उसको 1500 ml आउटपुट 24 आवर्स में आ जाना चाहिए। बट बेयर मिनिमम क्राइटेरिया इज 500 ml ओवर 24 आवर्स। दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर इससे कम यूरिन आउटपुट आ रहा है मतलब आइदर पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर फेलियर में जा रहा है या फिर पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है। तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज एंड केयरफुल। ऑन एन एवरेज 30 ml per kg is the healthy output,
मतलब 50 केजी का पेशेंट रहेगा तो उसका 1500 ml तक के आउटपुट आ जाना चाहिए। अगर वेट कम या ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। अगर उस पेशेंट का आउटपुट 500 ml पर डे मतलब पर 24 आवर के स्पीड से कम आ रहा है तो हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा पेशेंट को पोस्ट ऑप रीनल एंड कार्डियोवास्कुलर फेलियर में जाने से बचाने के लिए। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट होता है और जिसके ऊपर खास ध्यान देना होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इज इन्वेजिव ट्यूब्स। इन्वेजिव ट्यूब्स मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली काफी बार पेशेंट को राइस ट्यूब होता है, पेशेंट को ड्रेन रखे जाते हैं। ड्रेन किस टाइप का रखा है वो देखना जरूरी होता है। अगर सक्शन ड्रेन रखा हुआ है तो वो प्रॉपरली चार्ज्ड है, इसका ध्यान देना है, क्योंकि अगर सक्शन ड्रेन चार्ज्ड नहीं रहेगा तो वो अंदर से ड्रेन को पॉजिटिव प्रेशर के साथ खींचेगा नहीं और जो एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है ड्रेन का, सर्जन को जो मैकेनिज्म से काम करवाना है उसका, वो काम नहीं होता है। राइल्स ट्यूब इज प्रॉपरली प्लेस्ड और राइल्स ट्यूब का अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लिखा गया है कि कंटिन्यूअस एस्पिरेशन पे रखना है या कंटिन्यूअस विथ 2 आवरली एस्पिरेशन पे रखना है या सिर्फ 2 आवरली या 1 आवरली या 3 आवरली एस्पिरेशन पे रखना है, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राइल्स ट्यूब और ड्रेन के साथ में और कॉमन चीज़ें होती है, पेशेंट को सेंट्रल वेनस कैथेटर CVC, इसके ऊपर ध्यान देना है कि इट इज़ प्रॉपरली प्लेस्ड एट डिजायर्ड साइट और इसको कंप्लीट असेप्टिक प्रिकॉशन में हैंडल किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी एयर एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है सेंट्रल वेनस कैथेटर में। फॉर दैट मैटर किसी भी वेनस कैथेटर में कोई भी एयर अनवांटेड पुश नहीं हो रही है, ये हमें ध्यान रखना ही है। पर स्पेसिफिकली सेंट्रल वेनस कैथेटर्स में, क्योंकि सेंट्रल वेनस कैथेटर्स लॉन्ग होते हैं तो उसमें से ज़्यादा एयर इमीडिएटली पास होके एयर एम्बुलेंस पेशेंट को होने का डर सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ में कॉमनली जो चीज़ें रहती है पोस्ट ऑपरेटिवली, उसमें आता है फोलिस कैथेटर्स। फोलिस कैथेटर की वजह से पेशेंट को कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है, मतलब फोलिस की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना ज़रूरी है। और फोलिस के इंसर्शन साइट पे कोई भी ब्लीडिंग या कोई भी इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं दिख रहा है, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में स्पेसिफिकली ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में ये तो हुए अपने नॉर्मली एग्जामिनेशन राउंड पे जो चीज़ें करनी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमें एंटीसिपेट करनी पड़ती है। एंटीसिपेट मतलब क्या कि मेजर सर्जरीज के बाद में जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होते हैं वो होने के चांसेस अपने पेशेंट को है और वो ना हो, इसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब पेशेंट मेजर सर्जरीज के बाद में जब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंप्लीटली इमोबिलाइज्ड और बेड पे रहने वाला होता है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब DVT, और इसके वजह से होने वाला पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्योंकि पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी और पोस्ट सर्जरी एक स्पेसिफिक पोजीशन में घंटों तक रहता है, तो ये सिचुएशन में पेशेंट के जो डीप वेन्स होते हैं वहाँ का ब्लड का फ्लो जितने स्पीड के साथ में मेंटेन होना चाहिए उतना होता नहीं है, और अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं होगा तो पेशेंट को DVT मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने का डर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑकर हो सकता है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे या DVT पे हमें ध्यान कैसे देना है, तो स्पेसिफिकली पीरियडिकल मतलब एटलीस्ट 4 आवरली पेशेंट का काफ एंड थाई एग्जामिनेशन करना है विथ पाल्पेशन
कि कहीं पे भी हार्ड मास नहीं लग रहा है जहाँ पे वेनस रूट होता है उस पर, और सेकंडली टेंडरनेस नहीं आ रहा है पेशेंट को, और पेशेंट के मेजर सर्जरीज के बाद में 6 आवर बाद, 24 आवर बाद और 48 आवर्स के बाद में ईसीजी नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है प्री ऑपरेटिव ईसीजी में, अगर उसको कोई भी बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा नहीं, और पोस्ट ऑपरेटिव ईसीजी में सडनली एलबीबीबी मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक डेवलप होता है, तो वो पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो रहा है, इसका सस्पेक्शन हमें करना चाहिए। तो पोस्ट ऑप केयर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रिवेंशन ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसके लिए काफ़ी बार ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या फिजिशियंस, इंटेंसिविस्ट लोग डीवीटी प्रिवेंशन के लिए एंटीप्लेटलेट या अपने ब्लड थिनर्स मतलब क्लेक्सन एंड न्यू एज ब्लड थिनर्स लाइक टेबिगेड्रॉन स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए स्टार्ट करना पड़ता है कि जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं डीवीटी के लिए, उनको डीवीटी बैठने से हम लोग रोक सकें। इसके साथ में ही इसके प्रिकॉशन में हम उनको डीवीटी स्टॉकिंग्स जो आते हैं, जो प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं काफ्स पे और थाइस पे, वो डीवीटी स्टॉकिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मेजर सर्जरीज के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट। उसे रोकने के लिए या उसे एंटिसिपेट करने के लिए हमें रेगुलर ईसीजी मॉनिटरिंग पेशेंट का करना चाहिए। नंबर 2, उसको डीवीटी स्टॉकिंग्स रखने चाहिए, एंड इफ इट इज अलाउड तो उसके लेग्स का पैसिव मूवमेंट करना चाहिए, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके और डीवीटी होने का चांस कम हो जाए। इसके अलावा और एक काफ़ी रेयर कंडीशन मेजर सर्जरीज के बाद में हमें देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है DIC। DIC is disseminated intravascular coagulopathy. What is DIC? Disseminated intravascular coagulopathy. ये क्या होती है DIC? DIC में सडनली पेशेंट का PTINR बढ़ने लगता है, पेशेंट को GI या वुंड साइट जहाँ पे सर्जरी हुआ है वहाँ से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट DIC में है, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। DIC के इनिशियल सिम्टम्स में होता है चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, अनएक्सप्लेन्ड पर्सपिरेशन। तो DIC को हमें ध्यान में रख के उसको एंटिसिपेट करना ज़रूरी है। ये चीज़ें एंटिसिपेट करेंगे तो वो चीज़ों को हम ट्रैक में रखेंगे, और ट्रैक में रखेंगे तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, और अर्ली डायग्नोसिस होगा तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस में जाने से हम बचा सकेंगे। अगर ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होगी, इनको हम एंटिसिपेट ही नहीं करेंगे और इसको ट्रैक में नहीं रखेंगे, तो हमारा पेशेंट अननेसेसरीली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस के बाद में अगर पेशेंट का डेथ हो गया तो हॉस्पिटल और हमारे करियर के लिए ये काफ़ी हैम्परिंग चीज़ होती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ये इम्पोर्टेंट 6 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस या लैबोरेटरिकल डायग्नोसिस पे हमें ध्यान देना होता है, वो होता है सेप्टिसीमिया। मेजर ऑपरेशंस के बाद में पेशेंट को सडनली फीवर का ऑकरेंस होना, टैकीकार्डिया दिख जाना, लो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन होना, ऐसे अगर साइंस या सिम्टम्स आ जाते हैं तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव सेप्टिसीमिया डेवलप हो रहा है क्या। अब सेप्टिसीमिया इटसेल्फ इज अ कंप्लीट टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन।
पर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इस पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो उसमें की एक चीज़ सेप्टिसीमिया भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये चीज़ों को मॉनिटर कैसे करना है ये तो हमें पता है, और इनको एंटिसिपेट कैसे करना है ये भी हमने आज ये कर लिया। अगर ये चीज़ें ऑकर हो जाती है तो हमें इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर थोड़ा सा हम अभी फोकस करेंगे। तो अगर पल्स बढ़ता है, इट मीन्स पेशेंट हाइपोटेंशन, सेप्टिसीमिया एंड हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जाने का डर है। क्या क्या मैंने बताया? पल्स अगर बढ़ता है मतलब अगर टैकीकार्डिया होता है तो सबसे पहले डिहाइड्रेशनल शॉक, दूसरा सेप्टिसीमिया, तीसरा इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें सस्पेक्ट करना चाहिए अगर पल्स रेट पेशेंट का सडनली बढ़ रहा है। अगर पल्स रेट सडनली कम हो रहा है, ये काफ़ी रेयरली होकर होता है, अगर प्री ऑपरेटिवली पेशेंट पूरा फिट होगा तो हमें एनेस्थेटिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कोई ऐसा ड्रग यूज़ हुआ है क्या जिस वजह से पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में रह रहा है, या प्री ऑपरेटिवली बीटा ब्लॉकर्स या ऐसे कोई ड्रग्स पेशेंट को कंटिन्यूसली जा रही थी जिसकी वजह से वो जाने का डर है, और अकॉर्डिंगली उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर पल्स रेट में सडन वेरिएशंस आते हैं तो इमीडिएटली हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट के करने जरूरी है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में स्पेसिफिकली पोटेशियम लेवल देखनी है हमें। हाइपर या हाइपोकैलेमिया से पेशेंट के पल्स रेट पे इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर कम या ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस तभी होते हैं कि जब पेशेंट प्री ऑपरेटिवली नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन हो। अगर वो है तो उसे इंट्रावेनस एंटीजी इन्फ्यूजन्स या और कोई ड्रग्स यूज़ करके उसको कंट्रोल में रखना है, यह हमें सोचना पड़ेगा। एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो लो मतलब हाइपोटेंशन में पेशेंट जा रहा है तो हमें पेशेंट को क्या क्या होने का सस्पेक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट डिहाइड्रेशनल शॉक, सेकंड सेप्टिसीमिया, थर्ड इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो अगर बीपी कम होता है तो हमें तीन चीजें सस्पेक्ट करनी है। फर्स्ट इज शॉक, सेकंड इज सेप्टिसीमिया एंड थर्ड इज ब्लीडिंग, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर ब्लीडिंग होगा तो बीपी डाउन होगा मतलब हाइपोटेंशन होगा, उसके साथ में टैकीकार्डिया भी होगा। पेशेंट का ब्रीदिंग जो है वो एसिडिक हो जाएगा और हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट को रिहाइड्रेट करके या उसे आइनोट्रोप सपोर्ट लगा के उसको शॉक में जाने से बचाना है। सेप्टिसीमिया है तो इमीडिएटली हाइयर एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, कल्चर्स भेजने पड़ेंगे, उस हिसाब से जो भी मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट बाद में करना होगा वो करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है पेशेंट का, हाइपोथर्मिया तो काफ़ी रेयर होता है और हाइपोथर्मिया इज अ वेरी वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन दैट यूजुअली ऑकर्स विथ सेप्टिसेमिक शॉक या हाइपोटेंसिव शॉक या डिहाइड्रेशनल शॉक। तो हाइपोथर्मिया को बाद में हम लोग सोचेंगे। अगर टेम्परेचर में राइज मिलता है मतलब कहीं पे भी इन्फेक्शन का या रिएक्टिव फीवर का पॉसिबिलिटी मिलता है तो उस हिसाब से हमें एंटीबायोटिक में चेंजेस या फिर पैरासीटामोल इन्फ्यूजन्स लगा के पेशेंट को सेटल करने के लिए सोचना पड़ेगा। SpO2, अगर पेशेंट का SpO2 पोस्ट ऑपरेटिवली कम होता है तो इमीडिएटली हमें एनेस्थेटिस्ट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि पेशेंट का SpO2 कम हो रहा है। अकॉर्डिंगली पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे लेना है या नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन मेजर्स या बाईपैप मशीन लगाना है
इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर पेशेंट का SpO2 कम हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमें सोचना पड़ेगा पेशेंट DVT के कोई कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो अगर SpO2 कम होता है तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज पेशेंट का ECG कर लेना है। ECG में अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक दिखते हैं तो इमीडिएटली सस्पेक्शन करना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। तो वाइटल्स क्या मॉनिटर करने हैं और उसमें क्या वेरिएशन आने के बाद में हमें क्या सस्पेक्ट करना चाहिए ये हमने देख लिया। दूसरा है वूजिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द ऑपरेटेड साइड। ये अगर है तो इमीडिएटली हमें सर्जन के साथ में कांटेक्ट करके सर्जन को रेफरल देना पड़ेगा। और कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को तो उसको रीओपन करना है या प्रेशर बैंडेजेस देने हैं या और कोई मेजर लेना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बट इसको ध्यान देना ज़रूरी इसलिए होता है कि वूजिंग या ब्लीडिंग अगर बहुत फास्ट हो गया तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है। और एक बार हाइपोटेंशन से शॉक की तरफ गया पेशेंट तो वो विशेष साइकिल में जाने से रोकने के लिए हमें वूजिंग एंड ब्लीडिंग पे खास ध्यान देना होता है। यूरिन आउटपुट जैसे मैंने मेंशन किया कि 30 ml पर kg पर 24 आवर्स में आ रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट बेयर मिनिमम 500 ml यूरिन उसका 24 आवर्स में आना ही चाहिए। अगर पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव 24 आवर्स में यूरिन 500 ml से कम है तो पेशेंट के नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है और उसे इमीडिएटली एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब ये 500 ml का आंकड़ा कहाँ से आया, ये हम जब यूरिन आउटपुट या रीनल सिस्टम पे बात करेंगे तब उस वक्त में समझ लेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नंबर 500 ml। फिलहाल के लिए हमें टेक्निकली याद रखना है कि 500 ml से कम आउटपुट 24 आवर्स में होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 आवर इंतज़ार करना है 500 ml से कम है कि ज़्यादा के लिए। हमें 6 आवर में ही पता चल जाता है। अगर 6 आवर्स में पेशेंट का आउटपुट सिर्फ 50 to 100 ml के बीच में आता है या उससे भी कम आता है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का आउटपुट 500 ml से कम होने वाला है। जो ट्रीटमेंट हम फिलहाल दे रहे हैं उस हिसाब से हम जाएंगे तो पेशेंट का आउटपुट 500 ml से कम होने वाला है 24 आवर्स में। तो इमीडिएट मेजर लेना है, ना कि 24 आवर्स तक पूरा वेट करना है पेशेंट का आउटपुट 500 ml है या उससे ज़्यादा है ये देखने के लिए। तो पहले 4 घंटे में या 6 घंटे में जो आउटपुट आएगा वी कैन इमीडिएटली कैलकुलेट कि उससे 4 गुना उसका 24 आवर्स में आउटपुट होने वाला है और हमें इमीडिएटली एक्शंस लेने पड़ेंगे उसका यूरिन आउटपुट को इम्प्रूव कराने के लिए। इन्वेसिव कैथेटर्स पे ध्यान रखना है। राइल्स ट्यूब अपनी जगह पे है कि नहीं, उसका एस्पिरेशन जैसे सर्जन ने क्लियर कट मेंशन किया है पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स में वैसे हो रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान देना है। ड्रेन्स पे ध्यान रखना है, ड्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, या ड्रेन अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो पेशेंट का वूजिंग ज़्यादा दिखेगा। अगर वैक्यूम ड्रेन है तो उसका चार्जिंग बराबर है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी पेशेंट में 2, 3, 4, 5 भी ड्रेन होते हैं। अगर कमांडो ऑपरेशन होता है तो वो चारों ड्रेन 5 ड्रेन डेली के नोटिंग रखना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल वेनस कैथेटर अगर है तो उसका प्रॉपरली सिचुएटेड है या नहीं, वहाँ से कोई भी एयर एम्बुलेंस का चांस हो रहा है कि नहीं ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। और फोलिस कैथेटर प्रॉपरली सिचुएटेड है नहीं, उससे कोई ट्रॉमा हो रहा है कि नहीं, और वहाँ पे दोनों भी कैथेटर्स में प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन से हैंडलिंग हो रहा है कि नहीं ये देखना ऑप्टिमल इम्पॉर्टेंट है। जिस भी पेशेंट में पॉइंट नंबर 5 डीवीटी की तरफ जब हम आते हैं, जिस भी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिवली अर्लियर मोबिलाइजेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको उतने जल्दी मोबिलाइज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल सर्जरीज, सिंपल सर्जरीज जब होते हैं अपेंडिक्स या हर्निया जैसे, तो पेशेंट को 24 आवर्स में ही विथ ऑफ कोर्स एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन के कंसेंट के साथ में हमें मोबिलाइज करना है। अगर पेशेंट आउटसाइड द बेड मोबिलाइज नहीं करा पा रहे किसी भी कंडीशन से तो एटलीस्ट ऑन बेड उनके टोज मूव करके उनका डीवीटी फॉर्म होने का चांस हम कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को किसी भी तरीके से हिप
ऑपरेशंस हुए हैं या फीमर ऑपरेशन है और हम चला नहीं सकते या ऑन बेड भी मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उनको डीवीटी स्टॉकिंग्स एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग एंड ब्लड थिनर्स चालू करना है कि नहीं, इसके बारे में स्पेसिफिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट इज डीआईसी। डीआईसी के अर्ली सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, हेवीनेस ऑफ चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्रीदिंग फ्रॉम जीआई ट्रैक और एनी अदर साइट ऑफ द बॉडी। इसमें अगर हमें पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली आपको सोचना है डीआईसी के बारे में, और अगर पेशेंट डीआईसी में जाता है तो उसको बचाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। तो डीआईसी में अर्ली फेज में डायग्नोसिस होना और उस पर इमीडिएट एक्शन ले लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सातवीं चीज़ जो हमें देखनी है वो है पोस्ट ऑपरेटिव सेप्टिसीमिया, मतलब इन्फेक्शन एक्सट्रीम लेवल पे जाके पेशेंट शॉक में जिस स्टेट में जाता है उसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। सेप्टिसीमिया को एंटीसिपेट करके अर्ली हायर एंटीबायोटिक पे पेशेंट को शिफ्ट करना है, क्या करना है, ये डिसीजन मेकिंग्स हमें करने होते हैं। ये 7 रेगुलर पॉइंट्स के साथ में एक 8वां पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली ज़्यादा देर ऑन बेड रहते हैं उन्हें बेड सोर्स से बचाना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। नहीं तो ऑपरेशन प्रॉपर हो जाता है, पोस्ट ऑप केयर भी ठीक ठाक हो जाती है, बट पेशेंट को बैड बेड सोर्स हो जाते हैं और वो बेड सोर्स काफ़ी बार उस पेशेंट की मौत का कारण बन जाते हैं। मेनी टाइम्स बिग बेड सोर्स आर द रियल कल्प्रिट एंड कॉज ऑफ डेथ्स ऑफ द पेशेंट। तो ये 7 टेक्निकल पॉइंट्स के साथ में जो धीरे धीरे डेवलप होता है, बट ओल्ड एज पेशेंट में जिनकी स्किन थिन होती है, जिनमें बेड सोर डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है, उन पेशेंट्स में हमें इनिशियल 7 पॉइंट के साथ में 8वां पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स, ये भी स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है। और इसके अलावा जो एनेस्थेटिस्ट हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं पोस्ट ऑप केयर में कि स्पाइनल जिस पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया गया है वो पेशेंट का पोजीशन जो देना होता है, ट्रेंडलर्सबर्ग पोजीशन, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और कोई और कैथेटर उन्होंने रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना और उसके इन्फ्यूजन्स के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। थैंक यू।